टॉपिक 10.4 इज टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, जिसको हमने डीपली डिस्कस कर लिया कि टाइप्स कितनी किस्म के मैकेनिकल वेव्स की। ठीक है, पहले तो बात थी कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, जिन्हें प्रोपगेट करने के लिए यानी मूव करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, उनको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। अब उसको भी हमने आगे फर्दर टाइप्स में डिवाइड कर दिया था। टू टाइप्स हमारे पास थी, एक हमारे पास थी लॉन्गिट्यूजनल and second one was transverse। ठीक है, एक हमारे पास लॉन्गिट्यूजनल वेव्स थी, एक ट्रांसफर वेव थी, जिनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ कर दिया था। यानी कि हमने देखा था कि कौन सी वाली वेव की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि उस जो हमारे पास पार्टिकल है मीडियम के, वो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मूव करेंगे तो हमारे पास लॉन्गिट्यूजनल वेव्स आ जाएंगी। अगर हमारे जो पार्टिकल हैं मीडियम के वो नॉर्मल टू द जो है हमारी वेव मूव करेंगे या परपेंडिकुलर टू द वेव मूव करेंगे, इट मीन्स वो है ट्रांसफर वेव। तो बेसिकली हमारा जो दोनों टाइप्स डिफ्रेंशिएट की गई हैं वो की गई हैं ऑन द बेस ऑफ डायरेक्शन के किस चीज़ की डायरेक्शन, जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, उनकी डायरेक्शन क्या होगी जब हम उसे कंपेयर करेंगे टू द वेव। ठीक है, सो क्या कर रहे हैं हम, जब पार्टिकल ऑफ अ मीडियम की डायरेक्शन क्या होगी वेव के अकॉर्डिंगली, तो उसकी बेस पे हमने दो टाइप्स बना दी मैकेनिकल वेव्स की, जो कि एक थी लॉन्गिट्यूजनल एंड एक थी ट्रांसवर्स। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हमने सबसे शुरू में कहा कि वेव जो है ये एनर्जी कैरी करती है। ठीक है, एनर्जी कैरियर है एक। अब किस तरह से वो कैरी करती है वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसकी सब हेडिंग है यानी टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव की सब हेडिंग है हमारे पास वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी। सो ये है आज का हमारा टॉपिक जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेव वही है जो मूव कर सकती है। ठीक है, जो डिस्टर्बेंस हम क्रिएट करवाते हैं उसको वेव कहते हैं। कैरियर का क्या मतलब है, जो कैरी कर सकती है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकती है एनर्जी को। इट मीन्स वेव क्या कर सकती है, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकती है। अब वो किस तरह से कर सकती है हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, हम लोग सब जितने भी अभी तक टॉपिक पढ़े, टॉपिक जो हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया है उसके बाद ही हम लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन से की। एंड स्टार्टिंग में हम कह रहे हैं कि हम स्ट्रेच स्ट्रिंग को पकड़ लिया या पेंडुलम को पकड़ लिया। ठीक है, तो सब में क्या बन रही थी, वेव्स बन रही थी। इस तरह से मोशन हो रही थी, वाइब्रेशन हो रही थी। अब सब में जब वाइब्रेशन हो रही थी तो वाइब्रेशन किसी वजह से हो रही थी। अगर हम लोग किसी भी बॉडी को, लेट्स सपोज ये हमारे पास पेंडुलम है जिसमें स्ट्रिंग के साथ यानी धागे के साथ कोई भी मैस अटैच हुआ है, ये मैस तब तक मूव नहीं कर सकेगा जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी। इसका मतलब है इसको मूव करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपने हाथ की फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो हाथ से जब हम इसको उठा के इधर ले गए यानी थोड़ा डिस्टेंस पे ले गए हैं, इट मीन्स हमारे हैंड से जो हमारे मसल्स की एनर्जी थी यानी मस्कुलर एनर्जी वो किस में ट्रांसफ़र हो गई है, इस बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई है, जिसकी वजह से अब ये क्या करेगा, मूव करने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वेव्स की बात कर रहे हैं कि ये तो हमारे पास वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है कि बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही है। अब जो हम वेव की बात कर रहे हैं उसको हम कहीं पे भी देख लें, वेव में भी ये एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एक कोई हमने स्पॉट ली हुई है यानी कोई भी एक फिक्स्ड वॉल ली हुई है। ठीक है, उसके साथ हमने क्या किया, एक धागा अटैच कर दिया, स्ट्रिंग अटैच कर दिया, रस्सी अटैच कर दी, कुछ भी अटैच कर दिया। अब हम हैंड से इसको क्या कर रहे हैं, जोर जोर से मूव करवा रहे हैं। ठीक है, जोर से ना भी करवाएं, आहिस्ता भी करवा लें। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी मस्कुलर एनर्जी जो है वो अब इस
स्ट्रिंग में ट्रांसफर हो चुकी है, ठीक है। स्ट्रिंग या रूप जो भी हम यूज कर रहे हैं, रस्सी या धागा वगैरह, ठीक है। अब वो ट्रांसफर होने की वजह से, यानी ये एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी तभी हमारी स्ट्रिंग जो है वो मूव कर सकती है अप एंड डाउन। तो वेव किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, जब हमारी मसल्स की एनर्जी उसके अंदर जा रही है। यहाँ से जैसे हमारे हाथ की मसल्स की एनर्जी इस पार्टिकल में यानी रोप के अगले पार्टिकल में गई, अब उसके पास एनर्जी आ गई है और उसने क्या करना शुरू कर दिया है, वो अगले मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करेगा, अगले में ट्रांसफ़र करेगा, एंड इस तरह करते करते हमारी ये पूरी एक वेव बन जाएगी, ठीक है। डिस्टर्बेंस जो क्रिएट की हमने, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी जा रही है हमारे ही मसल्स की, ठीक है। दूसरा तीसरे को ट्रांसफ़र करे, तीसरा चौथे को, इस तरह करते करते ये पूरी ट्रांसफ़र हो रही है। और यही वजह है कि अगर एक पॉइंट पे हमने वाइब्रेशन क्रिएट करवाई है या हमने एक पॉइंट पे हल्का सा झटका दी है, तो वो आगे की तरफ क्यों मूव कर जाते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होना शुरू हो गई है। सो जैसे जैसे ट्रांसफ़र होती जाएगी हमारी एनर्जी, तो ये पूरी वेव यहाँ पे क्रिएट होती जाएगी। अब इसी तरह से हमारी जो आप देख लें कि पानी के अंदर भी वेव्स बन रही होती हैं, ठीक है। ये लेट्स सपोज वाटर है, हमने कोई भी पत्थर वगैरह स्टोन उसके अंदर पानी में डाल दिया, ठीक है, ज़ोर से उसके अंदर फेंक दिया, क्या होगा अल्टीमेटली यहाँ पे वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। क्यों बनी, क्योंकि आपने पानी के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाई, ठीक है। डिस्टर्बेंस किसने क्रिएट की है, इस स्टोन ने, और स्टोन को आपने अपने हैंड के साथ जोर से फेंका है, इट मीन्स उसके अंदर आपकी मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफर हो गई। उसने जाके क्या किया, उसने वाटर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। अब जिसको डिस्टर्ब किया उन्होंने एनर्जी गेन कर ली। अब वो आगे भी क्या कर रहे हैं, जबकि ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट थे, ठीक है, बिल्कुल सीधे थे, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट थे। इस मॉलिक्यूल ने जैसी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो इसने आगे इसको ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, अगले वाले मॉलिक्यूल को। अब उसकी एनर्जी बढ़ गई है तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब वो जैसे जैसे एनर्जी आती जा रही है, उनमें ताकत आती जा रही है कि वो ऊपर की तरफ मूव कर सकें, ठीक है। तो जितनी भी डिस्टर्बेंस हमारी हो रही है या नीचे की तरफ भी वो मूव कर रहा है, वो उसमें सारे में बेसिकली हो क्या रहा है कि हमारे ही हाथ की एनर्जी, हमारे मसल्स की एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है, इसीलिए वेव प्रोड्यूस होती है, अदरवाइज वेव प्रोड्यूस ना हो सके। सो वेव जो है हमारी एक तो एनर्जी कैरी करती है। अब ये दो चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हमारे कितनी एनर्जी या कितनी डिस्टर्बेंस हम क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। ये किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, डिपेंड एक तो ये हमारे पास करती है कि हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रिंग या स्ट्रेच स्ट्रिंग टू द रेस्ट पोजीशन, टू द रेस्ट पोजीशन। अब इसका क्या मतलब है कि जहाँ पे हमने स्ट्रिंग की बात की थी, जैसे उसको वॉल से अटैच किया हुआ था इस तरह से, अब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी वेव एनर्जी कैरी कर सकती है, ठीक है। एंड जो वेव हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, अगर वो वेव ज़्यादा होगी, ठीक है, बड़ी होगी, तो वो क्या करेगी, ज़्यादा एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकेगी। अगर एक छोटी वेव प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स ये सिर्फ लेट्स सपोज 15 जूल ट्रांसफ़र कर रही है, ठीक है। हमने हल्का सा उसको झटका दिया तो जो छोटी छोटी वेव प्रोड्यूस होती गई, उसने सिर्फ 15 जूल एनर्जी ट्रांसफ़र की, ठीक है। अगर हमने अपने हाथ की एनर्जी कम लगाई है तो ऑब्वियसली उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस हो सकेगी स्ट्रिंग के अंदर। अगर हम अपने हाथ से ज़्यादा लगाएंगे एनर्जी, तो एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी। और ये डिस्टेंस पे भी डिपेंड करे, क्योंकि अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, लेट्स सपोज हमने एक नॉर्मल रेंज में डिस्टेंस रखा हुआ है, तो जितनी हम एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे वो एंड तक चली जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग लेट्स सपोज इस तरह से कर दें कि यहाँ पे हमने अटैच किए और इतनी लंबी रोप ले गए, अब यहाँ पे जाके हम एक अगर हाथ को हिलाते हैं, जर्क देते हैं, यानी झटका देते हैं और बहुत नॉर्मल सा देते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वेव थोड़ी सी प्रोड्यूस होगी,
ट्रांसफ़र होते होते और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसको ख़त्म करते करते बिल्कुल स्मूथ कर देगी। इट मीन्स आपके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि आपकी वेव कितनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और वो एंड तक कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, पहली बात तो हमारी ये थी कि डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमारी एनर्जी कितनी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरा डिपेंड करता है वेव के एम्पलीट्यूड पे। वेव एम्पलीट्यूड, अब वेव एम्पलीट्यूड क्या होता है कि हमने कितनी मिकदार में उसके ऊपर फोर्स लगाई है। ठीक है, जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा ही एनर्जी को ट्रांसफ़र करवाया जा सकता है। लेट्स सपोज अगर हम लोग इस पॉइंट पे अपने हाथ से बहुत फोर्सफुली, बहुत ताकत से झटका लगाते हैं तो क्या होगा, अल्टीमेटली एक बड़ी वेव प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो बड़ी वेव प्रोड्यूस होने का क्या मतलब है कि आपके मसल्स ने ज़्यादा एनर्जी लगाई। ठीक है, और वो सारी की सारी एनर्जी जब इस धागे के अंदर गई तो उसने बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एक वेव प्रोड्यूस करवा दी। तो इट मीन्स आपके मसल से ज़्यादा एनर्जी लगी, लेट्स सपोज 50 जॉल, तो 50 की 50 ही ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, इसी के बरक्स अगर आप एक बिल्कुल हल्का सा झटका लगाते हैं कि आपकी वेव इतनी सी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो ये क्या हुआ, ये बेसिकली एम्पलीट्यूड था, मेन पोजीशन से मैक्सिमम पॉइंट तक का डिस्टेंस, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। अब देखिए ये मेन पोजीशन है लेट्स सपोज, एंड ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। इट मीन्स जिसका डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकेगी। ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर नहीं भी याद रहता तो बस आप ये शेप से याद रखें कि अगर छोटी है तो ऑब्वियसली ये कम एनर्जी कैरी कर रही है। लेट्स सपोज 15 जॉल, तो इसने हमारी मसल ने ही कम एनर्जी लगाई तो इसने भी आगे कम एनर्जी ट्रांसफ़र की। लेकिन अगर हम अपने मसल से ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी ही ट्रांसफ़र होगी। अब अगर हमें देखना हो कि वाकई क्या पानी के अंदर भी यही फिनोमेना हो रहा है कि जितनी हम वेव प्रोड्यूस करवाते हैं वो सारी एनर्जी कैरी करता है या नहीं करता, तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमने स्ट्रिंग में पढ़ा। अब वाटर के लिए एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में हमने क्या करना है, एक कोई भी पानी का पूल वगैरह ले लें या कोई टब वगैरह ले लें, उसके अंदर पानी को फिल कर लें। एंड अब जब आपने स्टोन को ड्रॉप करवाया है, पत्थर फेंका पानी के अंदर, तो क्या वो आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा दी पानी के अंदर। डिस्टर्बेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होगा, वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इस वेव के रास्ते में हमने एक रख दिया है बॉटल का कैप। ठीक है, ढक्कन रख दिया है, तो जब ये वेव ऊपर की तरफ जाएगी और ये हमारे पास यहाँ पे बॉटल का कैप पड़ा है, अब ये वेव जैसे जैसे इसके पास आ रही है तो ये इसके अंदर भी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कॉर्क अपनी पोजीशन से उठ के ऊपर चला जाएगा, वेव के साथ मूव कर जाएगा। और जैसे ही ये वेव नीचे की तरफ आएगी तो ये बहता बहता इसके साथ नीचे की तरफ आ जाएगा। इट मीन्स के पहले तो ऐसा नहीं था। पहले अगर हम इसकी पोजीशन देखें, ये यहाँ पे पड़ा था और काफ़ी देर से वो वहीं पे पड़ा रहा, लेकिन जैसे ही हमने स्टोन को ड्रॉप करवाया, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट की, यानी एक वेव प्रोड्यूस करवा दी, तो वेव जैसे जैसे मूव की तो ये कॉर्क या हमारा जो बॉटल का कैप है वो भी अपनी जगह से अपने ही मेन पोजीशन पे अप एंड डाउन मूव कर गया। इट मीन्स कि हमने जो मसल्स के थ्रू एनर्जी लगाई, यानी स्टोन पे जो एनर्जी लगा के वेव प्रोड्यूस करवाई है, वो एनर्जी कॉर्क में भी या बॉटल के कैप में भी ट्रांसफ़र हुई, जिससे पता चलता है कि अगर वेव जो हम लोग एयर में देख रहे हैं या स्ट्रिंग में देख रहे हैं वो अगर एनर्जी कैरी करती है तो वाटर वेव्स भी एनर्जी कैरी करती हैं। इसी तरह तमाम वेव्स जो है वो एनर्जी को कैरी करती हैं, इसीलिए हमने वेव को एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी नाम दिया। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट दैट कि वेव एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। The next topic of types of mechanical wave is wave equation. अब wave equation से क्या पता चल रहा है कि हमारे पास जो भी वेव क्रिएट होती है, यानी वेव क्या है, बेसिकली डिस्टर्बेंस जो हम खुद प्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी मीडियम के अंदर, चाहे वो हमारे पास स्प्रिंग हो, स्ट्रिंग्स हो या हमारी एयर हो, वाटर हो, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर जब हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा देते हैं उसको हम कहते हैं वेव। ठीक है,
अब हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जो वेव हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं, यानी किसी भी मीडियम के अंदर जो हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करवा रहे हैं, वो किस हद तक होगी, यानी उसकी स्पीड कितनी हो सकती है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स एक सेकंड के अंदर अंदर कितनी ज़्यादा वेव प्रोड्यूस करवाई जा सकती है, ठीक है, एंड उसकी वेवलेंथ क्या हो सकती है, ठीक है। वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है, कंसेक्टिव टू कंसेक्टिव ट्रफ या टू कंसेक्टिव क्रस्ट के अंदर का डिस्टेंस, ठीक है। पहली बात कि क्रस्ट क्या होता है, जो वेव का अपर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड द क्रस्ट, ठीक है। जो हमारे पास लोअर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड ट्रफ, ठीक है। अब जब ये दोनों मिलते हैं तब हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस होती है, यानी वेव तो अभी भी नहीं, हाफ वेव प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिलके उसने हाफ वेव प्रोड्यूस करवा दी। अब हम वेवलेंथ किसे कहते हैं कि दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ का डिस्टेंस। इसका मतलब है हमारे पास सिर्फ एक क्रस्ट है, दो क्रस्ट होने चाहिए, इट मीन्स यहाँ पे एक और आएगा, ठीक है। सो यहाँ से लेके एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का जो ये डिस्टेंस है कंसेक्टिव होने चाहिए, यानी क्रस्ट के बाद क्रस्ट आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर ट्रफ भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने 3-4 क्रस्ट के बाद जो है हमने एक इसको काउंट कर लिया एंड एक इसको काउंट कर लिया, ऐसा नहीं करना, बल्कि एक के बाद जो अगला क्रस्ट आएगा उनके दरमियान का डिस्टेंस कहलाता है हमारे पास वेवलेंथ, ठीक है। वो चाहे क्रस्ट का हो या ट्रफ का भी हो सकता है। लेट्स सपोज ट्रफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक क्रस्ट एंड ये ट्रफ, ठीक है। सो ये जो है सिर्फ हम कंसेक्टिव क्रस्ट नहीं कहेंगे बल्कि टू कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान का भी डिस्टेंस हो सकता है। सो बेसिकली जो दो क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अब एक जो वेव प्रोड्यूस करवा रही है उसमें हमने 3 चीज़ों को स्टडी कर लिया हुआ है कि उस वेव की कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, ठीक है, उसके क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान कोई ना कोई डिस्टेंस भी होगा, ठीक है, एंड तीसरी बात कि उनकी कोई ना उस वेव की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, यानी वो कितनी दफ़ा एक सेकंड के अंदर मूव कर सकता है, कितनी वाइब्रेशन उसके अंदर हो सकती है किसी भी मीडियम के अंदर। तो उसको कलेक्टिवली जब हमने स्टडी किया हमने उसको नाम दे दिया कि हम ये है वेव इक्वेशन, ठीक है। सारी चीज़ें हम किसके अंडर स्टडी कर रहे हैं, वेव के अंडर, ठीक है। तो उसके लिए जो हम एक इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं वो बन जाएगी हमारी वेव इक्वेशन, जिसमें क्या मस्ट होना चाहिए, स्पीड भी होनी चाहिए, जिसमें फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए एंड जिसमें वेवलेंथ भी होनी चाहिए। अब अगर हम वेव की स्पीड की बात करें तो वेव की स्पीड क्या होती है कि किसी भी चीज़ की, आप वेव को छोड़ के किसी भी चीज़ की स्पीड की बात कर लें या वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी बेसिकली यहाँ पे हमारी फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है बेसिकली वो क्या है, स्पीड है। तो वेलोसिटी क्या होती है किसी भी वेव की कि वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर सकता है, ठीक है। जितनी वेव की स्पीड ज़्यादा होगी उतनी यानी वेलोसिटी ज़्यादा है। और वेलोसिटी होता क्या है, हम इसको वेलोसिटी को भी मेंशन कर लेते हैं कि वेलोसिटी है क्या। वेलोसिटी इज बेसिकली द स्पीड, ठीक है। और स्पीड हम किसकी मेंशन कर रहे हैं, हम वेव की स्पीड को डिस्कस कर रहे हैं। अब वेलोसिटी है क्या, v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ओवर टाइम, कि कितने डिस्टेंस ये कवर करेगा कितने टाइम के अंदर, ठीक है। अगर हम लोगों ने एक टब के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाई है, यानी हम वेव प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि लेट्स सपोज अगर हमने 10 सेकेंड दिए तो ये वेव जो हमने प्रोड्यूस करवाई है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो क्या कहलाएगी, उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड कहलाएगी, ठीक है। तो हमने वेलोसिटी को तो डिस्कस कर लिया कि वेलोसिटी क्या होती है, वेव की स्पीड। सेकेंडली हम आ जाते हैं वेवलेंथ पे, ठीक है। सो वेवलेंथ हम बेसिकली कहते किसको है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ, ठीक है। सो उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो टाइम लग रहा है वेव को मूव करने का वो इक्वल है टाइम पीरियड के, ठीक है। और टाइम पीरियड क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल वाइब्रेशन हो चुकी है, ठीक है। नंबर्स जितने आएंगे
कि कितनी दफ़ा वाइब्रेशन हो चुकी हुई है पूरे एक साइकिल के अंदर 1 सेकंड के दौरान, वो हमारा क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो हमने क्या कहना है कि जो हम वेव का टाइम नोट कर रहे हैं वो हम किसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, कि टाइम पीरियड के। हमने यहाँ पे सिंपल टी नहीं कहना, बल्कि हम कह रहे हैं कि हम इस टी को ही कह रहे हैं कि ये है टाइम पीरियड। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, डिस्टेंस क्या है, हम इसी वाली इक्वेशन को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, हम क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमने खाली वेलोसिटी को स्टडी नहीं करना, हम यहाँ पे किस चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को भी और वेवलेंथ को भी। अब वेलोसिटी एज इट इज़ आएगी। ठीक है, हमने टाइम जो हम कह रहे थे कि इतना डिस्टेंस इतने टाइम के अंदर कवर किया, तो हमने कह दिया कि वो टाइम हम सिर्फ टाइम पीरियड को ही ले रहे हैं, कि हम अपने से कोई टाइम नहीं दे रहे कि हम कोई 10 मिनट दे दें या 10 सेकंड दे दें या 5 सेकंड दे दें, नहीं। हमने कहा जितना भी टाइम लेना है वो सिर्फ टाइम पीरियड वाला, यानी 1 सेकंड होना चाहिए। ठीक है, अब 1 सेकंड में क्या हो रहा है, या टाइम पीरियड जो हमारा 1 सेकंड तो नहीं, कोई सा भी टाइम पीरियड हो सकता है बॉडी का, लेकिन टाइम पीरियड क्या है, जो वो पूरी बॉडी साइकिल को कंप्लीट करने में ले रही है। अब ये टाइम तो हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया, वेलोसिटी एज इट इज रहेगी। डिस्टेंस, अब यहाँ पे डिस्टेंस देखिए हम किस चीज़ की बात करें, जो हम वेव प्रोड्यूस करवा रहे थे उसमें हमने डिस्टेंस किस चीज़ का कहा था, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वेवलेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ। इट मीन्स यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेवलेंथ भी मेंशन कर सकते हैं, और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से। ठीक है, सो हमने क्या किया, सिर्फ एक वेलोसिटी की इक्वेशन को लिया एंड उसको अपनी वेव के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर दिया, यानी उसके अंदर चेंजिंग्स प्रोड्यूस कर दिए, चेंज कर दिया उसको थोड़ा अपनी वेव के अकॉर्डिंगली। उसके मदद से क्या हुआ, हमारे पास जो डिस्टेंस था वो बेसिकली वेवलेंथ के इक्वल था, तो हमने डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ को लिख दिया। ठीक है, और जो टाइम था वो बेसिकली हमारे पास टाइम पीरियड के इक्वल आ रहा था, कि जितने भी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हो रही हैं हमने उसके अकॉर्डिंगली ले लिया। अब यहाँ पे हम जो तीसरी बात कर रहे हैं कि ये जो 1/T है, देखें V इज इक्वल्स टू लैम्डा। अगर हम इसको सेपरेट आउट करके लिखना चाहें, सेपरेटली लिखना चाहें, तो लैम्डा ऊपर आ रहा है, मल्टीप्लाई 1/T। ठीक है, ये इसी तरह बनेगा ना कि हमने लैम्डा अलग लिख लिया तो ये 1/T बन जाएगा, और 1/T मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा के साथ, जो कि अगेन क्या बना रहे हैं, लैम्डा/T। तो हमने कह दिया कि फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली वो किसके इक्वल होती है, F इज इक्वल्स टू 1/T, यानी फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो 1/T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, F। ठीक है, सो हम अगर यहाँ पे F लिख दें, V इज इक्वल्स टू लैम्डा F, तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है, अब हमारे पास ये है एक वेव इक्वेशन जिसमें हमारे पास तीनों चीज़ें कवर हो रही हैं, जिनकी सबसे पहले हमने बात की कि एक वेव के अंदर वेलोसिटी भी होती है, उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है और उसकी कोई ना कोई वेवलेंथ भी होती है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या इक्वेशन आई, V इज इक्वल्स टू लैम्डा F, यानी वेलोसिटी किसके इक्वल है, जितनी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी उसको जब हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी किसी भी वेव की। या हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो भी इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, अगर हम वेवलेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं तो भी इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है जस्ट एक सिंपल फॉर्मूला से। सो ये थी हमारी वेव इक्वेशन जिसमें हमने तीन चीज़ों को डिस्कस किया, वेलोसिटी को, फ्रीक्वेंसी को एंड वेवलेंथ को, एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट यानी अपनी एक इक्वेशन भी बना ली है। सो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव।